हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस 2020 से रिलेटेड जो हमारा बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है उसको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। उसके अलावा जो हमारा गेट लाइफ साइंस ईयर 2020 का जो हमारा बॉटनी सेक्शन है वो हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following hormones initiate a signaling cascade by directly binding to an intracellular receptor? अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होना चाहिए। जैसे कि कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ हमारे ऐसे हॉर्मोन्स या फिर हमारे कुछ ऐसे लिगेंड रहते हैं जिनके लिए जो रिसेप्टर होता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन के ऊपर हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे क्या करेंगे, लिगेंड के साथ कहाँ पे हमारे बाइंड होंगे, सेल्स के अंदर, यानी कि जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है या फिर जैसे कि न्यूक्लियस अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होंगे जो कि हमारे क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद जो यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस के ऊपर जो यहाँ पे रिसेप्टर है उनके साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, उन रिसेप्टर्स को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, ये हमारे हो जाते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है, इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट ऑप्शंस को बात करें तो उनमें से जो हमारा यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन होता है वो हमारा उसका जो रिसेप्टर होगा वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेल के अंदर, यानी कि उसका जो रिसेप्टर होता है वो हमारा कैसा होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे डिफरेंट टाइप के सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, और जो थायराइड के लिए जो हमारा यहाँ पे रिसेप्टर रहेगा वो भी हमारा कैसा हमें देखने को मिलता है, वो भी हमारा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा प्रोजेस्टेरोन आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें इंसुलिन के लिए तो जो इसका रिसेप्टर होता है वो हमारा कौन से टाइप का होता है, वो हमारा होगा टायरोसिन काइनेज टाइप का रिसेप्टर। ठीक है, उसके अलावा जो गोनाडोट्रोपिन का जो हमारे रिसेप्टर रहते हैं वो हमारे जीपीसीआर टाइप के रहेंगे। और एपिनेफ्रिन के लिए भी जो हमारा यहाँ पे रिसेप्टर होता है वो हमारा कैसा होता है, जीपीसीआर टाइप। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा सी आएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन एटीपी? अब यहाँ पे हमने एटीपी की स्ट्रक्चर आपको शो की गई है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारे डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है उनमें से कौन सा बॉन्ड हमें एटीपी के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड्स की अगर हम बात करें एटीपी के लिए तो एटीपी के अंदर हमारे यहाँ पे मेजरली 3 टाइप के हमें यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अगर सिंगल यहाँ पे हम एटीपी की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारी शुगर यूनिट होती है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं राइबोज जो हमारी यहाँ पे यूनिट रहेगी वो हमारी जो बेस के साथ बाउंड रहती है वो हमारी किसके थ्रू यहाँ पे बाउंड होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। अब क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन इन्वॉल्व रहता है तो इसीलिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा कौन सा होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे ये शुगर यूनिट थी, ये शुगर यूनिट जो हमारे यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, अब जैसे कि एटीपी नाम से ही हमें पता चल रहा है ट्राइफॉस्फेट है, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 3 हमारे अलग अलग फॉस्फेट ग्रुप होंगे। तो जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप राइबोज के साथ या फिर शुगर के साथ जो हमारा यहाँ पे बाउंड होता है वो हमारा किसके थ्रू होगा, फोस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, फोस्फो डाइएस्टर नहीं होगा यहाँ पे कौन सा होगा, फोस्फोएस्टर बॉन्ड होगा। और जो हमारे जो अलग अलग जो हमारे फॉस्फेट है, 3 हमारे यहाँ पे फॉस्फेट है ना, तो ये जो फॉस्फेट्स के बीच में जो हमारा बॉन्ड होता है वो हमारा कौन सा होगा, फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के लिए तो वो तो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, फॉस्फो अनहाइड्राइड ये भी हमारा प्रेजेंट है, एन ग्लाइकोसिडिक ये भी हमारा प्रेजेंट है, लेकिन अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ एल फिनाइल एलानाइन टू एल टायरोसिन इज। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारी एल फिनाइल एलानाइन फिनाइल एलानाइन ये हमारा जब कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन जो इसका होता है किसके अंदर, एल टायरोसिन के अंदर, तो ये हमारा किस रिएक्शन के थ्रू होता है, तो ये हमारा यहाँ पे होता है हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू। किसके थ्रू होगा, हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू। और यहाँ पे हमारा जो एंजाइम यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है, एल या फिर एल भी यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, ये हमारा होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज।
ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज क्या करवाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन ही करवाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द ह्यूमन मेजर हिस्टोन कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC इज। जो हमारे MHC होते हैं वे हमारे किस टाइप के होते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। अब इसके लिए यहाँ पे हमारे जो टर्म्स हमें यूज की गई है वो हमारी कौन सी है, पॉलीजेनिक और पॉलीमॉर्फिक या फिर मोनोमॉर्फिक मोनोजेनिक, इस टाइप की हमारे यहाँ पे टर्म हमें यहाँ पे यूज की गई है ऑप्शंस के अंदर। तो जो हमारे MHC होते हैं ये हमारे कैसे होंगे, ये हमारे होते हैं पॉलीजेनिक और पॉलीमॉर्फिक। अब यहाँ पे हमें इन दोनों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें पॉलीजेनिक के लिए, तो जो हमारे MHC होते हैं, MHC जैसे कि हमारे यहाँ पे दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, MHC1 और MHC2। तो जो हमारे MHC1 और MHC2 होते हैं इनके लिए जो हमारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके सिंथेसिस के लिए, वे हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे जीन यहाँ पे रहेंगे, मल्टीपल हमारे जीन्स रहेंगे, और उनके जो प्रोडक्ट होंगे वे हमारे आपस में यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे किसकी, MHC कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, तो यानी कि क्योंकि यहाँ पे हमारे डिफरेंट मैनी टाइप के हमारे यहाँ पे जीन इन्वॉल्व रहते हैं इनकी सिंथेसिस के लिए, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक बोलेंगे। उसके अलावा जो हमने यहाँ पे बताया कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे जीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और नॉर्मली हमारा क्या होता है कि एक जीन के लिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, दो हमारे यहाँ पे अलील्स होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे MHC कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है कि एक जीन के ऊपर भी यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे अलील्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक। तो जो हमारे MHC होंगे वे हमारे कैसे होंगे, पॉलीजेनिक भी होंगे और पॉलीमॉर्फिक भी होंगे। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन है वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना एंड मार्शल नायरनबर्ग elucidated the genetic code by using a self-reprotein synthesis system. It was found that poly-U, polyuracil and poly-C यानी कि polycytosine result in the synthesis of poly-L-phenyl, phenylalanine हो जाएगा ये, ठीक है, and poly-L-proline respectively. Based on these observations, the which one of the following conclusion is correct? अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो हरगोविंद खुराना और मार्शल नारेनबर्ग थे वो यहाँ पे जेनेटिक कोडन की स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जब हम यहाँ पे पोली यू को अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि पोली यूरासिल का अगर हमारा कोई यहाँ पे mRNA है, जैसे कि ये हमारा mRNA हो गया, इसके अंदर यहाँ पे हमारे जेनेटिक कोडोन्स होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे पोली यू का अगर हमारा सीक्वेंस आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारे सारे के सारे कैसे यूरासिल हो जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, पोली एल फिनाइल एलानाइंस की। यानी कि यहाँ पे हमारे जो हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, ये जो हमारे जेनेटिक कोडोन्स है ये हमारे किन अमीनो एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हमारे करेंगे यहाँ पे पोली एल फिनाइल एलानाइन की। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जेनेटिक कोडोन है, अब यहाँ पे हमारा एक ही टाइप का जेनेटिक कोडोन यहाँ पे बन सकता है, कौन सा, ट्रिपल यू वाला। तो जो हमारे यहाँ पे ट्रिपल यू होगा ये हमारा किसके लिए कोड करेगा, ये हमारा यहाँ पे कोड करेगा फिनाइल एलानाइन के लिए, ठीक है। और तभी तो यहाँ पे हमारे जब बार बार हमारे यहाँ पे यही जेनेटिक कोड हमारा रिपीट हो रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे बार बार किसकी सिंथेसिस हो रही थी, एल फिनाइल एलानाइन की। यानी कि हमारा जो अमीनो एसिड यहाँ पे रिपीट हो रहा था वो हमारा कौन सा था, एल फिनाइल एलानाइन, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे यू होगा ट्रिपल कोड, ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, एल फिनाइल एलानाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब उन्होंने पोली सी को यहाँ पे यूज किया, अब की बार उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूरासिल की जगह साइटोसिन को रखा, ठीक है। और जब उन्होंने यहाँ पे साइटोसिन को रखा तब उस टाइम पे कौन से अमीनो एसिड की यहाँ पे रिपीटेंस हो रही थी, एल प्रोलिन की। यहाँ पे हमारा किसकी सिंथेसिस हो रही थी, पोली एल प्रोलिन की। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ट्रिपल सी का जो जेनेटिक कोडोन होगा ये हमारा किसके लिए होता है, प्रोलिन के लिए, ठीक है। यानी कि जो हमारा ट्रिपल सी वाला जो जेनेटिक कोड होगा ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, एल प्रोलिन के लिए, ठीक है। और यही हमें यहाँ पे बताना है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, कोडोन ट्रिपल जी स्पेसिफाई एल फिनाइल, ट्रिपल जी नहीं कर रहा, हमारा कौन सा कर रहा है, ट्रिपल यू वाला, ट्रिपल यूरासिल, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिपल सी दिए हुआ है, ये भी इनकरेक्ट, ट्रिपल ए ये भी इनकरेक्ट। फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइडेड है कि कोडोन ट्रिपल यू यानी कि ट्रिपल यूरासिल स्पेसिफाई एल फिनाइल एलानाइन, करेक्ट है बिल्कुल। एंड कोडोन ट्रिपल सी ट्रिपल साइटोसिन स्पेसिफाई एल प्रोलिन, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बाइंडिंग ऑफ एन एंटीबॉडी टू इट्स कोगनेट एंटीजन डज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारा एंटीजन
और जो एंटीबॉडी, इनके बीच की जो हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारा कौन से टाइप का बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहता। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें कि कौन से टाइप के बॉन्ड हमारे यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन के अंदर हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड। नॉन कोवलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं होगा। कोवलेंट बॉन्ड को छोड़ के हमारे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की, ठीक है, वांडरवाल इंटरेक्शन, ठीक है, और जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होंगे वे हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, वंडरवॉल्स और हाइड्रोजन बॉन्ड हमें यहाँ पे गिवन है, तो ये तो हमारे प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमें एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के अंदर हमें नहीं देखने को मिलते। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए ग्लोबुलर प्रोटीन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 50 किलो डाल्टन एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ मोनोमर एंड डाइमर इन सॉल्यूशन। The most appropriate technique for the separation of these two form of protein is। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा यहाँ पे एक ग्लोबुलर प्रोटीन हमें गिवन है, यहाँ पे हमारा कोई एक ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, ठीक है, और ये जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है इसका जो हमारा मोलिकुलर वेट है वो हमें कितना गिवन है, 50 किलो डाल्टन, ठीक है। फर्दर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ मोनोमर एंड डाइमर। और ये जो हमारे यहाँ पे 50 किलो डाल्टन का जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन था, ये हमारा किस टाइप का हमारा मिक्सचर है, ये हमारा मिक्सचर है एक मोनोमर और डाइमर्स का, एक मोनोमर हो गया और एक डाइमर हो गया, इस टाइप की स्ट्रक्चर के में हमें ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ दीज टू फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब ये जो हमारा प्रोटीन था ये हमारा किस फॉर्म में था, मोनोमर की फॉर्म में भी था और डाइमर की फॉर्म में भी था। अगर ये हमारा मोनोमर की फॉर्म में हो रहा है तो हमारा जो वेट है यहाँ पे, जो प्रोटीन का वेट रहेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 50 किलो डाल्टन। और अगर ये डाइमर की फॉर्म में है तब उस टाइम पे जो हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन का वेट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 100 किलो डाल्टन, डबल हो जाएंगे ना यहाँ पे। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन दोनों अलग अलग फॉर्म्स को अगर हमें सेपरेट करना हो तो उसके लिए हमारी कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज होगी। तो यहाँ पे हमें इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें जो दोनों फॉर्म्स है उनको जो सेपरेशन उनकी करनी है वो हमें किसके बेस पे करनी है, उनके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम इतना ज्यादा जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट हमें गिवन है इनकी सेपरेशन हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज के अंदर तो हम जो सेपरेशन करते हैं वो हम किस बेस पे करते हैं, आयंस के बेस पे, यानी कि चार्ज के बेस पे, या फिर हम कह सकते हैं पर्टिकुलर पीआई के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे तो पीआई का वगैरह का तो कुछ हमारा यहाँ पे रोल है ही नहीं, तो ये हमारा इनकरेक्ट। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हम सेपरेशन करते हैं कंपोनेंट्स की वो हम किसके बेस पे करते हैं, मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे सेपरेशन वगैरह तो नहीं करते, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू डिफ्यूज अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइडेड है डिफरेंट ऑर्डर के अंदर, और यहाँ पे हमें कौन से ऑर्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कि हमारा एक ऑर्डर रहेगा किसके लिए, एबिलिटी टू डिफ्यूज अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे लिपिड बाइलेयर हमें शो की गई है, और इनको हमें क्या करना है, इन मॉलिक्यूल्स को हमें यहाँ पे एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल हमें गिवन है ऑप्शंस के अंदर, तो हमें यहाँ पे हमारा है एक CO2, एक हमारा H2O, एक हमारा ग्लूकोज है, और एक हमारा यहाँ पे RNA। तो जो हमारे गैसियस जो फॉर्म्स होती है वो हमारे क्या होती है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे उनकी डिफ्यूजन एबिलिटी रहेगी लिपिड बाइलेयर के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें CO2, N2 एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये तो हमारे सबसे ज्यादा परमेएबल होगी, यानी कि CO2 तो हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट आएगा। फर्दर उसके बाद हमारे कौन से आएंगे, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि इथेनॉल हो गया या फिर वाटर और यूरिया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, सेकंड नंबर पे, यानी कि जो हमारा H2 होगा वो हमारे यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे लार्ज अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वे हमारे यहाँ पे आएंगे, जैसे कि ग्लूकोज होता है या फिर फ्रुक्टोज होगा, तो यहाँ पे ग्लूकोज हमें गिवन है तो ग्लूकोज हमारा यहाँ पे थर्ड पे आएगा। नेक्स्ट हमारे कौन से आएंगे, आयंस वगैरह, लेकिन आयंस तो हमें यहाँ पे गिवन है ही नहीं। उसके बाद हमारे कौन से आएंगे, जो चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि ATP हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे हमें RNA गिवन है। RNA हमारा किस में आएगा, न्यूक्लिक एसिड में ही आएगा। तो लास्ट हमारा कौन सा आएगा, RNA।
तो ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है, CO2, H2O, ग्लूकोज और RNA, यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे CO2 ग्लूकोज इनकरेक्ट हो गया, RNA इनकरेक्ट और H2O ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हेन वन ग्लूकोज यूनिट फ्रॉम ग्लाइकोजन गेट कन्वर्टेड टू लैक्टेट इन मसल देन नेट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इज। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जब हमने ग्लाइकोजन को यहाँ पे कन्वर्ट किया किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, इसके अंदर कर दिया पायरुवेट के अंदर, ठीक है। और ये भी हमने यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन हमारा क्या होता है, ग्लाइकोजन हमारा पॉलीमेरिक फॉर्म होगा किसका, जिसके अंदर हमारे मोनोमेरिक फॉर्म होती है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारा ग्लाइकोजन था, यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन था और इस ग्लाइकोजन से हमने क्या किया, एक ग्लूकोज की यहाँ पे फॉर्मेशन करवाई, सिंगल ग्लूकोज की, और इस ग्लूकोज को हमने क्या कर दिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पायरुवेट के अंदर, और पायरुवेट से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लैक्टेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें पायरुवेट वैसे नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला क्या हुआ है, व्हेन वन ग्लूकोज यूनिट फ्रॉम ग्लाइकोजन गेट कन्वर्टेड टू लैक्टेट, लैक्टेट में वो कैसे कन्वर्ट होगी, पायरुवेट के थ्रू ही तो होगी ना, पहले हमारा ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है, और ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, लैक्टेट के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जब हमने ग्लाइकोजन से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमने लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट करवाया, तो उस टाइम पे जो हमारे नेट एटीपी की मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी, वे हमारे कितने एटीपी की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि ग्लाइकोजन की, तो हमने जैसे बताया कि यहाँ पे हमारे क्या होंगे, एन नंबर ऑफ हमारे ग्लूकोज हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है। तो जब हम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं, एक ग्लूकोज को, तो वो हमारा किस फॉर्म में यहाँ पे सेपरेट होता है, वो हमारा सेपरेट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। इतनी चीज हमारे यहाँ पे क्लियर हो गई। और ये जो हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, वो हमारी बिना किसी एटीपी की कंजप्शन की होगी। यहाँ पे हमारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारा यहाँ पे यूज होता है, और उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन से, जैसे कि यहाँ पे हमारे एन नंबर ऑफ ग्लूकोज हमारे इस ग्लाइकोजन के अंदर प्रेजेंट थे, तो एक जब हमारा यहाँ पे ग्लूकोज अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन के अंदर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज होंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे, N-1, क्योंकि एक ग्लूकोज यहाँ से जा चुका है। तो ये जो हमारा ग्लूकोज यहाँ पे सेपरेट हुआ है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन कर ली, लेकिन बिना किसी एटीपी को कंज्यूम करे। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने लैक्टेट को बनाना है, ग्लूकोज से लैक्टेट को, तो वो हम किसके थ्रू बनाते हैं, पायरुवेट के थ्रू। और जब हम ग्लूकोज को पहले पायरुवेट के अंदर जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे इसको पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जब हमने ग्लूकोज को पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे नेट 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एक ग्लूकोज से हमारे 2 पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है, और 2 पायरुवेट के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 एटीपी की भी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम यहाँ पे एटीपी की बात करें, तो एटीपी की फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे कैसे होती है, फर्स्ट तो हमारा जो ग्लूकोज है ये हमारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और इस टाइम पे यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक एटीपी हमारा यहाँ पे कंज्यूम होता है, ठीक है। फर्दर क्या होगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और फर्दर यहाँ पे हमारा एक और एटीपी यहाँ पे हमारा कंज्यूम होता था, और ये हमारा क्या कर देता था, ये हमारा कन्वर्ट कर देता था इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब फर्दर क्या होता था कि जो हमारा ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट था, वो हमारा आगे जाके अलग अलग हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता था, और यहाँ पे हमारा एक आता था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा, ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और ये जो हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, ये हमारा कन्वर्ट होता था किसके अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और इस टाइम पे यहाँ पे हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारा एटीपी की फॉर्मेशन होती थी। अब जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज हमारा क्या कर रहा था, एक हमारा जो ग्लूकोज था, एक ही हमारे यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है, एक ही हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही थी, और एक ही हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट की भी फॉर्मेशन हो रही थी। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही हमारे यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हुआ और एक हमारे यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो गया, तो नेट हमारे यहाँ पे कितने एटीपी कंज्यूम हो गए, 2 हमने यहाँ पे एटीपी को कंज्यूम कर लिया, इसके लिए एक फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा ये 2
1,3 बिस फॉस्फेट की फॉर्मेशन करता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन, यानी कि दो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएंगे, और यही हमारे क्या करेंगे, दो 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एटीपी भी कितने बनेंगे, दो एटीपी यहाँ पे बनेंगे। और फर्दर आगे जाके क्या होता है कि जो हमारा फोस्फोएनोल पायरुवेट होता है, ये भी हमारे कितने होंगे, दो ही हमारे यहाँ पे फोस्फोएनोल पायरुवेट होंगे। ये हमारे किस में कन्वर्ट होते हैं, पायरुवेट के अंदर। और यहाँ पे भी हमारे कितने पायरुवेट बनेंगे, दो पायरुवेट बनेंगे। तो जब यहाँ पे हमारे फोस्फोएनोल पायरुवेट हमारे पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे क्या होते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। और टोटल कितने एटीपी बनेंगे, क्योंकि दो फोस्फोएनोल हमारे दो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यानी कि दो एटीपी यहाँ पे हमारे बन जाएंगे। तो दो एटीपी हमारे यहाँ से बने थे, दो एटीपी हमारे यहाँ पे बने थे, तो यहाँ पे हमारे नेट एटीपी कितने हो जाते हैं, ये हमारे हो जाएंगे 4 एटीपी। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे जो नेट एटीपी की अगर हम यहाँ पे फॉर्मेशन की बात करें, तो जब हमारा एक ग्लूकोज यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हुआ दो पायरुवेट के अंदर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारे दो एटीपी हमारे नेट यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुके थे। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे पायरुवेट थे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे पायरुवेट बने हैं, दो पायरुवेट, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टेट के अंदर, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू। तो जहाँ पे यहाँ पे हमारे लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो NADPH होते हैं वे हमारे यहाँ पे कंज्यूम होते हैं। और ये जो हमारे कंज्यूम हुए हैं NADPH, ये हमारे कहाँ से बनते हैं, ये जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस थी, इन्हीं से हमारे जो NADPH बनेंगे वही हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये हमारे रीयूज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि NADPH का तो जितने हमारे NADPH यहाँ से बने ग्लाइकोलाइसिस से, उतने ही हमारे यहाँ पे कंज्यूम भी हो गए। तो NADPH का हमारा नेट जो कंटेंट रहेगा वो हमारा जीरो रहेगा, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हुए, दो एटीपी हमारे यहाँ पे बने और जीरो हमारे यहाँ पे NADPH बने। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे हमने जो एटीपी यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जो दो हमारे यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हुए थे, एक एटीपी हमारा किस में कंज्यूम हुआ था, जो ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे यहाँ पे बन रहा था। और हमने क्या बताया था कि जब हमने ग्लाइकोजन को यूज किया, तो ग्लाइकोजन से जब हम यहाँ पे ग्लूकोज को सेपरेट कर रहे थे, तो वो हमारा डायरेक्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि डायरेक्टली हमने इसको बना दिया, और वो भी बिना किसी एटीपी को यूज करे। तो जो हमारे यहाँ पे दो एटीपी कंज्यूम हो रहे थे, तो नेट हमारे यहाँ पे कितने एटीपी कंज्यूम हुए, सिर्फ एक ही एटीपी हमारे यहाँ पे कंज्यूम हुआ। दोबारा से देखिए कि यहाँ पे हमने एक एटीपी यहाँ पे हमारा कंज्यूम हो रहा था, और इसको बचाने के लिए हमने क्या किया, ग्लाइकोजन को यहाँ पे हमने यूज किया। और ये जो हमारा यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ये हमारा ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन जब यहाँ पे करता है, तो वो हमारा डायरेक्टली किसकी फॉर्म में कर देता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन चुका है, ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे एक एटीपी तो बच जाएगा। और ये जो हमारा यहाँ पे एक एटीपी बचा, तो इसकी वजह से हमारे जो नेट एटीपी यहाँ पे 2 एटीपी बन रहे थे, वो कितने हो जाएंगे, 3 एटीपी। NADPH तो हमारे यहाँ पे कुछ बन भी नहीं रहा था, तो जो हमारे यहाँ पे एटीपी मोलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन होती है, वो हमारे कितने एटीपी की फॉर्मेशन होगी, 3 एटीपी की। ठीक है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एक एटीपी यहाँ पे हमारा कंज्यूम हो रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, वो हमारे यहाँ पे बच जाएगा, हमारा उसकी बचत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 एटीपी की नेट फॉर्मेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडरिंग दैट द 3 pKs ऑफ हिस्टीडीन आर pK1 1.8, pK2 9.2 एंड pKr 6.0, इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल बी। यहाँ पे हमें पीआई वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है हिस्टीडीन के लिए। तो अगर हम यहाँ पे हिस्टीडीन के स्ट्रक्चर की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो हिस्टीडीन के अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा कार्बोक्सिल साइड हो जाएगी, ये हमारे यहाँ पे अमीनो साइड, ये हमारा हाइड्रोजन, और इसके साथ यहाँ पे हमारा साइड चेन रहेगी, जिसको हम आर चेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट पीके वैल्यूज हमें गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें पीके वन हमारी यहाँ पे किसके लिए होती है, ये हमारी होगी यहाँ पे जो हमारा कार्बोक्सिल साइड होगी, इसके लिए जो हमारी यहाँ पे पीके वैल्यू है वो हमारी कितनी गिवन है, यहाँ पे 1.8। उसके बाद अगर हम यहाँ पे pK2 यानी कि NH2 की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये हमारी कितनी वैल्यू यहाँ पे है, 9.2। और जो हमारा साइड चेन के लिए जो हमारे यहाँ पे पीके वैल्यू है pKr, वो हमें कितनी गिवन है, 6.0। यहाँ पे हमें पीआई वैल्यू बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे हिस्टीडीन के लिए बात करते हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें एट लो पीएच, जब हमारा पीएच बिल्कुल ही लो था, 1.8 से भी बिल्कुल कम था, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे भी हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी इसके पास एक और हमारा यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट हो जाएगा, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक प्रोटॉन इसके पास भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे भी हमारा प्लस चार्ज होगा।
तो नेट हमारे चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा लो पीएच के ऊपर, ये हमारा जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं ए हमारे यहाँ पे पीएच है, ठीक है, और ए पीएच के ऊपर यहाँ पे हमारा जो नेट चार्ज है वो हमारा कितना है यहाँ पे +2। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने यहाँ पे पीएच को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो हमारे जो प्रोटॉन है वो यहाँ से हमारे रिलीज होना स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज होता है वो हमारा कहाँ से होगा, जो हमारा यहाँ पे COOH यानी कि कार्बोक्सिल साइड होगी। तो यानी कि यहाँ से हमारा ये H रिलीज हो चुका है और इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ गया, अब नेगेटिव वाला आ गया। तो यानी कि जब हमने यहाँ पे BPH पे गए तो उस टाइम पे यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे ये H था, प्रोटॉन था, ये हमारा यहाँ से रिलीज हो चुका है। तो अब यहाँ पे अगर हम हिस्टीडीन के ऊपर टोटल चार्ज देखें तो वो हमारा कितना चार्ज हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा +1 ये -1 एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो ये हमारा यहाँ पे प्लस वाला बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा +1। फर्दर जब हमने यहाँ पे पीएच को और भी ज्यादा इंक्रीज किया उस पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे साइड चेन वाला, क्योंकि इसकी जो पी के वैल्यू थी वो हमारी सबसे पहले हमारा जो ओवर था यानी कि जो पी के 1 वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पे आई। फिर जब हमने पीएच को और भी ज्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो जो हमारी साइड वाली चेन है वहां से हमारा जो प्रोटॉन होगा वो भी हमारा रिलीज हो जाएगा और लास्ट में हमारा जो NH वाला यानी कि अमीनो साइड वाला होगा वो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज होगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो साइड चेन वाला था वो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज हुआ। यहाँ से जब प्रोटॉन रिलीज हुआ तो यहाँ पे हमारा जो नेट चार्ज हुआ इसके ऊपर वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे हमारा नेगेटिव था ही, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा टोटल चार्ज इस हिस्टीडीन के ऊपर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 0। फर्दर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जब हमने पीएच को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो यहाँ से भी हमारा प्रोटॉन रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो अब जो हमारा यहाँ पे टोटल नेट चार्ज है वो हमारा कितना हो जाएगा -1 इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ -1। अब यहाँ पे हमारा जो PK1 वैल्यू या फिर PK2 PKR जो यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है वो एक्चुअल में है क्या हमारी, जैसे कि जब हमने यहाँ पे पीएच को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो इनका जो मिड पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे होगा PK1। ये हमारा वो मिड पॉइंट है जब हमारा यहाँ पे जो कार्बोक्सिल साइड है यहाँ से हमारा जो प्रोटॉन है वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो रहा था। फर्दर यहाँ पे बी और सी का जो हमारे यहाँ पे जो मिड पॉइंट था वो हमारा कौन सा होता है PK2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन रिलीज हो रहा था साइड चेन से। साइड चेन यानी कि यहाँ पे हमारा जो पीके वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे PKR। और लास्ट जो हमारा यहाँ पे जब यहाँ से भी यानी कि जो हमारा अमीनो साइड है वहां से हमारा जब प्रोटॉन रिलीज हो रहा था तो वो हमारा किसके लिए आएगा, ये हमारा हो जाएगा PK2 के लिए, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो गई। तो जो हमारे यहाँ पे PK1 है ये हमारे कितना गिवन है 1.8, ये हमारा यहाँ पे है 6.0 और ये हमारा यहाँ पे है 9.2। क्लियर है इतना। अब उसके बाद यहाँ पे मैं बताना क्या है, यहाँ पे मैं बतानी है PI वैल्यू, जो हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो हमें यहाँ पे बताना है। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा क्या होता है, ये हमारा वो पॉइंट होगा या फिर वो हमारा पीएच होता है जिस पीएच के ऊपर जो हमारा अमीनो एसिड है या फिर जो हमारा प्रोटीन है जो भी है वो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, एक तो हमारा द्विट्रायनिक फॉर्म में होना चाहिए और उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो हमारा कैसा होना चाहिए 0। और 0 हमारा नेट चार्ज कब आ रहा है, सी पॉइंट के ऊपर। और सी पॉइंट हमारा किस किस के बीच में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है PKR और PK2 के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा। तो यानी कि ये हमारा जो यहाँ पे नेट चार्ज 0 है वो हमारा कब ऑब्टेन होगा, जब हमारा 6.0 और 9.2 के बीच का हमारा पीएच यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, इनका एवरेज। तो यहाँ पे हमने क्या किया 6.0 प्लस 9.2 इनको हमने ऐड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे यहाँ पे 15.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7.6। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 7.6। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ए नेटिव प्रोटीन अपॉन एन टर्मिनल एनालिसिस yielded 1 मोल each of asparagine and viline, therefore the protein in its native state exists as a। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमने एक नेटिव प्रोटीन का 1 मोल जब हमने यहाँ पे लिया तो उसके अंदर जब हम एन टर्मिनस से उसकी एनालिसिस कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा हमें क्या मिल रहा था कि 1 मोल जो हम यहाँ पे नेटिव प्रोटीन का ले रहे थे, 1 मोल के अंदर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 मोल के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा एस्पार्जिन और वेलाइन का हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे ये मोनोमेरिक फॉर्म है, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे ये 1 मोल है ये हमारा किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हमारा किस फॉर्म में प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे हमारा एक ये वाला अमीनो एसिड हो गया, एक ये हमारा अमीनो एसिड हो गया, दोनों अमीनो एसिड हमारे कैसे है एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये हमारे अलग दो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड है तो डाइमेरिक फॉर्म हो गई, और क्योंकि दोनों अलग अलग है तो ये हमारे कैसे हो गए हेट्रोडाइमेरिक हो गए।
बस इतना यहाँ पे हमें बताना था, यानी कि जो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन हेटेरोडाइमर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर इन्वॉल्व्ड इन बोथ वन इलेक्ट्रॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर। अब हमें यहाँ पे बताना है कि ईटीसी के अंदर हमारा कौन से कोफैक्टर है जो कि हमारे वन इलेक्ट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, और इसके लिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो हमारे कौन से होंगे, कोएंजाइम क्याऊ एंड एफएमओ। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैच द आइटम इन ग्रुप 1 विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम इन द ग्रुप 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करके चलना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रीन। जो हमारे इंटीग्रीन होते हैं ये हमारे क्या करता है, ये हमारे जो सेल्स होंगे उनको बाइंड करेगा किससे, एंडोथीशियम के साथ, एंडोथीशियम सॉरी थीलियम के साथ करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पी होगा उसके लिए हमारा जो करेक्ट होगा वो हमारा कौन सा मैच आएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है माइक्रोग्लियल सेल। तो जो हमारे माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं ये हमारे किसके अंदर हमारी हेल्प करते हैं, जो इम्यूनो रिस्पॉन्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, इम्यूनो रिस्पॉन्सेस के अंदर ये हेल्प करेंगे, न्यूरल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा आएगा, फैगोसाइटोसिस इन द न्यूरल टिश्यूज। हमने बताया ना कि ये हमारे इम्यूनो रिस्पॉन्स के अंदर हेल्प करेंगे, किसके अंदर, न्यूरल टिश्यूज के अंदर या फिर न्यूरल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा किसके साथ मैच हो सकता है, फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है TLR7। तो जो हमारे TLR7 होते हैं ये हमारे रिकॉग्निशन के अंदर हेल्प करेंगे, किसकी रिकॉग्निशन के अंदर, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की रिकॉग्निशन के अंदर। जैसे कि जो बैक्टीरिया हो गया या फिर जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है उनकी रिकॉग्निशन के अंदर हमारा जो हेल्प करेगा वो हमारा कौन सा होता है, TLR7। TLR का मतलब क्या होता है, टोल लाइक रिसेप्टर्स। तो जो टोल लाइक रिसेप्टर 7 होंगे वे हमारे किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाते हैं, 3 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स हमारे क्या करते हैं, ये हमारे एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स होते हैं, एपीसी। ठीक है, और ये क्या करेंगे, एंटीजन प्रोसेसिंग बाय क्रॉस प्रेजेंटेशन। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल होगा वो हमारा 2 के साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P2, तो ये इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें P4, Q1, R3 एंड S2, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद P1 इनकरेक्ट हो गया, P4, Q1, R2 नहीं R3 हमारे यहाँ पे होना चाहिए। TLR हमारे कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रिकॉग्निशन के अंदर हेल्प करेंगे, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से रिलेटेड हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो जो ग्लाइकोजन होता है उसके अंदर हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये हमारा किसका बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, और ग्लूकोज हमारे यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे ग्लूकोज होते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक चेन लाइक फॉर्मेशन हो गई, एक और हमारे यहाँ पे चेन हो जाती है, एक और हमारे यहाँ पे चेन हो गई। तो यहाँ पे हमारे जो ग्लूकोज होंगे ये एक दूसरे के साथ जो यहाँ पे हमारे चेन्स के अंदर जो यहाँ पे हमारे बाउंडेड रहते हैं वो हमारे किससे यहाँ पे किस बॉन्ड के थ्रू या फिर किस लिंकेज के थ्रू हमारे बाउंड होते हैं, ये हमारे होंगे अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। और जो हमारी ये डिफरेंट चेन्स है ये एक दूसरे के साथ जो हमारी यहाँ पे बाउंड होगी, ठीक है, ये जो बाउंड रहेगी ये हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे अल्फा 1,6 यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अल्फा 1,4 बीटा लिंकेज दी हुई है, यहाँ पे भी बीटा, यहाँ पे भी बीटा, तो ये हमारे यहाँ पे सारे के सारे इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, सॉरी जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। Polypeptide are either biosynthesized on the ribosome using an mRNA plate or chemically synthesized by Merrifield solid phase method. The correct direction of peptide synthesis are। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स है या फिर प्रोटीन्स जो हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं वे हमारे दो तरीके से यहाँ पे सिंथेसाइज हो सकते हैं। एक तो हमारे नेचुरली हो सकते हैं, नेचुरली यानी कि अगर हम बोले राइबोसोम्स के ऊपर हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर ये हमारे सिंथेटिकली भी हो सकते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिकली जब ये हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, मैरीफील्ड सॉलिड फेज मेथड के थ्रू, सॉलिड फेज मेथड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उनकी डायरेक्शन बतानी है कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है वो हमारी किस डायरेक्शन में होगी, राइबोसोम के ऊपर किस डायरेक्शन में होगी, और सॉलिड फेज जो हमारे यहाँ पे मेथड होगा उसके अंदर ये हमारी किस डायरेक्शन में होगी। तो जो राइबोसोम्स होते हैं उनके ऊपर तो जो हमारी यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो हमारी कैसी होती है,
एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। ठीक है, यानी कि पहले हमारे यहाँ पे एन टर्मिनस की फॉर्मेशन होती है और लास्ट में हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जबकि जो हमारा सॉलिड फेज होता है उसके अंदर जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि सी टर्मिनस टू एन टर्मिनस। यहाँ पे पहले किसकी फॉर्मेशन होगी, सी टर्मिनस की होगी और फिर बाद में यहाँ पे एन टर्मिनस की होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सी टू एन डायरेक्शन ऑन द राइबोसोम। नहीं, राइबोसोम के ऊपर हमारी एन टू सी होती है, तो ये हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एन टू सी डायरेक्शन ऑन द राइबोसोम करेक्ट है, सी टू एन डायरेक्शन ऑन द सॉलिड फेज, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है एन टू सी इन बोथ केसेस इनकरेक्ट, सी टू एन इन बोथ केसेस, ये भी इनकरेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। A solution absorb 20% of the incident light in a cuvette of path length 1 centimeter. The amount of light transmitted by the same solution in a cuvette of 3 centimeter path length is fill in the blanks percent. अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक क्यूवेट हो गई और जब हमने यहाँ पे क्यूवेट की लेंथ कितनी रखी है, हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रखी। तो जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन था वो क्या कर रहे हैं कि जितनी भी लाइट इसके ऊपर हमारे यहाँ पे इसके ऊपर गिर रही है उसमें से 20% को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 20% को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी 80% लाइट जो होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आगे ट्रांसमिट होगी। 20% को तो इसने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, जब इसकी लेंथ कितनी थी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या हुआ है कि अगर हम यहाँ पे क्यूवेट की लेंथ को 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, यहाँ पे इसको कितना कर दिया हमने 3 सेंटीमीटर कर दिया, तो उस टाइम पे जब हमने इसके ऊपर लाइट जहाँ पे इसके ऊपर गिरेगी तो कितनी हमारी यहाँ पे लाइट ट्रांसमिट होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द सेम सॉल्यूशन इन ए क्यूवेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक तो हम फॉर्मूला बेस लॉन्ग मेथड से हम कर सकते हैं और वो हमारा कंफ्यूजिंग भी होगा क्योंकि वहां पे हमें लॉग वैल्यूज वगैरह का पता होना चाहिए और यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर लॉग वैल्यूज नहीं गिवन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है उसी से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे कि पता है कि हमारा जब सोल्यूशन 1 सेंटीमीटर का था तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि 20% जो लाइट थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारी 100% लाइट इसके ऊपर गिरी थी, उसमें से क्या हुआ 20% को इसने ऑब्जर्व कर लिया, तो बाकी की जो 80% थी वो क्या हो गई, आगे ट्रांसमिट हो गई। तो जो हमारे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का जो सोल्यूशन है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अलग अलग 1 सेंटीमीटर के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक हमारा 1 सेंटीमीटर ये हो गया, सेकंड ये वाला हो जाता है, फर्स्ट ये वाला हो जाएगा, थर्ड ये वाला हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे फर्स्ट सेंटीमीटर के थ्रू यहाँ पे हमारा जो लाइट थी वो हमारी ट्रांसमिट हुई, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इनिशियली हमारा 100% था, तो जब फर्स्ट से हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेंटीमीटर से जब सोल्यूशन था उससे हमारी जब लाइट ट्रांसमिट हुई तो 20% हमारी यहाँ पे क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो आगे हमारी कितनी ट्रांसमिट हुई थी 80%। सेकंड पे जब हमारी सेकंड सेंटीमीटर के थ्रू जब हमारी यहाँ पे लाइट ट्रांसमिट होगी तो क्या होगा कि जो इनिशियली हमारे यहाँ पे 100% लाइट थी उसका 80% ही हमारा सेकंड वाले के पास पहुंचा है और इसका भी क्या हो रहा था 20% हमारा यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि 80% का 80% ही क्या होगा, आगे हमारा और भी प्रोसीड होगा। तो यानी कि 80% का 80% हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है, ये हमारा 80% इसका बताना है तो ये हमारा 100, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 64। यानी कि सेकंड सेंटीमीटर के थ्रू, यानी कि जब हमारी यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारी 60%, जो 80% यहाँ पे आई थी ना उसमें भी क्या हो रहा है 60% हमारी और भी ऑब्जॉर्व हो गई और तो बची हमारी यहाँ पे कितनी 64%। जो 100% यहाँ पे इनिशियली थी उसका सिर्फ 64% ही हमारे यहाँ पे सेकंड वाला ट्रांसमीटर से सेकंड सेंटीमीटर से हमारे यहाँ पे पास हुई। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे थर्ड सेंटीमीटर से जब हमारी यहाँ पे लाइट ट्रांसमिट होगी तो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे 64 था उसका भी हमारा 80% ही सिर्फ आगे ट्रांसमिट होगा, तो इसका 80% हमारे यहाँ पे कितना होता है 51.2%। ठीक है, यानी कि थर्ड से हमारे यहाँ पे जब लाइट ट्रांसमिट होगी तो उस टाइम पे जो लास्ट में हमारी यहाँ पे लाइट जो यहाँ पे पहुंचेगी, जो कि हमारी इनिशियली यहाँ पे 100% थी, तो उसका कितना परसेंट यहाँ पे हमारा पहुंचेगा, सिर्फ 51.2%। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 51.2%। ठीक है, पॉइंट आएगा यहाँ पे 51.2% हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है
द सेकंड pKa of phosphoric acid is 6.8. The ratio of Na2HPO4 to NaH2PO4 required to obtain a buffer of pH 7.0 is। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमें एक पी के वैल्यू हमें गिवन है और एक यहाँ पे हमें पीएच वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना क्या है, यहाँ पे हमें रेशो बतानी है किसकी, सोल्ट बाय एसिड की। जो हमारा Na2HPO4 है ये हमारा किस फॉर्म में होता है, ये हमारा होता है सोल्ट की फॉर्म में और ये हमारा होता है एसिड की फॉर्म में। तो इनके जो आपस में एक जो रिलेशन रहता है वो हम किसके थ्रू यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं या फिर किसके थ्रू हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा होता है हेंडरसन हेजलबेक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे हमारा होता है कि जो हमारा पी के ओ होगा, सॉरी जो पी एच होगा ये हमारा होता है किसके इक्वल, पी के ए प्लस लोग यहाँ पे हमारा होगा जो सॉरी साल्ट बाय एसिड। ये हमारा यहाँ पे हेंडरसन हेजलबेक इक्वेशन रहेगी। तो यहाँ पे हमें पीएच कितना गिवन है 7.0 है, पीके हमारा यहाँ पे कितना हो गया 6.8 हो गया। हमें यहाँ पे लोग, यहाँ पे हमें इन दोनों की क्या बतानी है, रेशो बतानी है सोल्ट बाय एसिड की। ये हमारे यहाँ पे सोल्ट बाय एसिड की हमारी यहाँ पे रेशो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7.0 माइनस 6.8, तो ये हमारा कितना हो गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया 0.2 इज इक्वल टू लोग सोल्ट बाय एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसका एंटी लॉग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटी लॉग जो हमारा यहाँ पे 0.2 रहेगा, 0.2 का एंटी लॉग हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि सोल्ट बाय एसिड ये हमारा रेशो किसकी इक्वल रहेगा, एंटी लॉग 2 0.2 के। और 0.2 का एंटी लॉग जो हमारे यहाँ पे होता है वो हमारा कितना होता है 1.59 की, ठीक है। यानी कि जो सोल्ट बाय एसिड जो हमें यहाँ पे रेशो बतानी थी वो हमारी रेशो क्या आएगी 1.59, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1.59, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए पीसीआर in a 100 microliter reaction volume containing two primer at a concentration of 0.2 micromole each is said to amplify a 250 base pair DNA fragment. Consider the average molecular weight of one base pair is 660 Dalton. If the primer are fully consumed by the end of the reaction, the amount of the final PCR product formed is, यहाँ पे fill in the blanks माइक्रोग्राम। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे हमारा एक 250 बेस पेयर का यहाँ पे हमारा एक डीएनए था। अब इसको एम्पलीफाई करने के लिए पीसीआर के थ्रू यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्राइमर्स को यूज किया, दो प्राइमर को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, जैसे कि यहाँ पे हमारा प्राइमर यूज हो गया और यहाँ पे हमारा प्राइमर यूज होता है, ठीक है। तो इन जो प्राइमर है यहाँ पे, इन प्राइमर्स की यहाँ पे हमें कंसेंट्रेशन गिवन है कितनी 0.2 माइक्रोमोल। अब इन जो हमारे यहाँ पे जो 0.2 माइक्रोमोल जो हमारे प्राइमर्स थे उनको हमने क्या कर लिया, फुल्ली कंज्यूम कर लिया। फुल्ली कंज्यूम का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे ये प्राइमर्स थे, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हमारे फर्स्ट रिएक्शन से हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, फर्स्ट से हमारे जैसे कि ये वाला हो गया एक हमारा और एक ये वाला था नीचे वाला स्ट्रैंड, यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट ये हमारे प्राइमर हो गए, ठीक है। तो और इनसे हमारे ये वाला यहाँ पे सिंथेसिस हो गई। अब क्या होगा कि नेक्स्ट जब हमारे यहाँ पे पीसीआर का राउंड होगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे फिर से जो पीसीआर जो बचे हुए पीसीआर है जो सॉरी प्राइमर्स है वो हमारे यहाँ पे यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक और प्राइमर ऐड हो गया, यहाँ पे हमारा एक और प्राइमर ऐड हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रैंड की यहाँ पे फिर से सिंथेसिस हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारा क्या हो रखा है कि हमारे जो प्राइमर्स है वो हमारे फुल्ली जितने भी हमारे यहाँ पे पीस जो प्राइमर्स थे वो हमारे जितने भी प्राइमर है वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे फुल्ली कंज्यूम हो चुके हैं। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे फाइनल एंड प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा पीसीआर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे होगा उसको हमें किस में बताना है, माइक्रोग्राम के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमें प्राइमर्स जो दिए हुए हैं वो हमें माइक्रोमोल के अंदर की मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे मोलर्स के अंदर अगर हम यहाँ पे किसी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमारे यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वही हमारे यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला रहेगा। अब प्राइमर हमारे यहाँ पे किस कंसंट्रेशन के अंदर प्रोवाइडेड है, 0.2 मोलर के अंदर, ये हमारे किस में है 0.2 माइक्रोमोल के अंदर, ठीक है।
और नंबर ऑफ मोल्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा गिवन वेट ग्राम के अंदर, अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें गिवन वेट तो यहाँ पे हमें बताना ही है कि हमारा कितना यहाँ पे वेट प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, गिवन वेट हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब जो टोटल डीएनए फ्रेगमेंट था वो हमारा कितने का है, 250 बेस पेयर का, और एक बेस पेयर का जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट है वो हमारा कितना गिवन है, 660 डाल्टन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 660 इंटू 250 डाल्टन, बेस पेयर वाला हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1/1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन हमारा कितना था, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे 0.2 था ना, ये किसके लिए था, ये था हमारा 100 माइक्रोलीटर के लिए। तो अगर हम यहाँ पे 100 माइक्रोलीटर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें सिंपली जो गिवन वेट है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो अगर हम यहाँ पे 0.2 माइक्रोमोल को अगर हम यहाँ पे मोलर्स के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -6 यहाँ पे हो जाएगा। माइक्रोमोल को मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, गिवन वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 660 इंटू 250 इंटू 1 बाय, यहाँ पे हमारा 100 माइक्रोलीटर है, तो अगर हम यहाँ पे इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो -6 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, गिवन वेट जो हमारा यहाँ पे होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये हमारा किसके अंदर है, ग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 2 10 रेज टू पावर -6, यहाँ पे हमारा 660, यहाँ पे हमारा 250, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 रेज टू पावर -4, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीपल होने के लिए, ये हमारा -4 हो गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चले, जो हमारा 0.2 660 और 250 है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 33,000। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करें तो ये हमारा -10। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इंटू 10 रेज टू पावर -10, तो ये हमारा 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर -6, ये हमारा किसके अंदर हो गया था, ग्राम के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको माइक्रोग्राम के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमारा माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा इसके अंदर, जो हमारा गिवन वेट है ये हम अगर ग्राम में कन्वर्ट है, ठीक है, ये हमारा ग्राम में आया था ना, अगर हम यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइक्रोग्राम के अंदर, तो जो हमारा 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है, अगर हम इसको यहाँ पे माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करें तो इसको मल्टीपल करना पड़ेगा 6 के साथ, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर हमारा कितना होता है, 10 रेज टू पावर 6 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल आउट, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.3, तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3.3 माइक्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, all an enzyme obeying Michaelis-Menten kinetics show a reaction velocity V of 10 micromole per minute when the substrate concentration equal to Km. The maximum velocity Vmax of for this enzyme reaction is micromole per minute. अब यहाँ पे हमें Vmax कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो हमारा V है यहाँ पे वो हमें गिवन है। ठीक है, जो हमारी यहाँ पे रिएक्शन वेलोसिटी है वो हमें यहाँ पे गिवन है, तो जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन प्लस Km। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Vmax यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना ही है, V हमारा यहाँ पे गिवन है, हमें V की वैल्यू हमारी जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो हमारी यहाँ पे कितनी हो जाती है, 10 माइक्रोमोलर पर मिनट, और ये भी हमें माइक्रोमोल में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे V की वैल्यू हो गई वो हमने यहाँ पे कितनी रख दी, 10 रख दी। ठीक है, Vmax यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना ही है। उसके अलावा हमें यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो हमारे किसके इक्वल है, Km के इक्वल, तो जो हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई वो हमारे किसके इक्वल हो गई, Km के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रख के चल रहे हैं तो यहाँ पे अगर हमारा सबस्ट्रेट हो जाएगा तो यहाँ पे हम Km की जगह क्या रख सकते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट प्लस सबस्ट्रेट, तो एक तो सबस्ट्रेट यहाँ पे हमारा था ही, Km को हमने क्या रख दिया, यहाँ पे सबस्ट्रेट रख दिया, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, Vmax डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा Vmax डिवाइडेड बाय 2 आया है, Vmax डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल, तो जो हमारा Vmax होगा ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 20 क्या, माइक्रोमोल पर मिनट। ठीक है, और ये माइक्रोमोल पर मिनट में गिवन ही है, तो बचा हमारा क्या है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा क्या आ जाएगा 20। उसके बाद
यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। द एंजाइम ग्लूकोज आइसोमेरेज कैटलाइज द इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एज शोन। जो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा इंटर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या गिवन है, द डेल्टा जी नोट फॉर दिस रिएक्शन इज 0 KCl किलो कैलोरीज पर मोल आफ्टर एडिंग ग्लूकोज आइसोमेरेज टू ए 0.12 मोलर glucose solution and allowing the reaction to attain the equilibrium, the final concentration of fructose in the reaction mixture will be fill in the blanks millimolar। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे हमारा एक एंजाइम है ग्लूकोज आइसोमेरेज, और उसको हमने क्या कर दिया, एक हमारा सॉल्यूशन था 0.12 मोलर ग्लूकोज का, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ग्लूकोज आइसोमेरेज को ऐड कर दिया। जो हमारा ग्लूकोज आइसोमेरेज है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, फ्रुक्टोज के अंदर, और फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करता है वापस से ग्लूकोज के अंदर। तो जब हमने यहाँ पे ग्लूकोज आइसोमेरेज को ऐड किया, ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, यानी कि जितना हमारा ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही हमारा फ्रुक्टोज ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो उस टाइम पे यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा जो ग्लूकोज है और जो फ्रुक्टोज है, यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन किसकी बतानी है, फ्रुक्टोज की सिर्फ बतानी है। तो हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज की हमें कंसंट्रेशन बतानी है किस टाइम पे, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, यानी कि जब यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम आई तो उस टाइम पे जो हमारी फ्रुक्टोज की जो कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे बतानी है। उसके अलावा हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो हमारी डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू है वो हमारे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें डेल्टा जी नोट की, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, -RT ln KE। ठीक है, और जो KE है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, फ्रुक्टोज, और जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा KE है वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फ्रुक्टोज कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो जो हमारे डेल्टा जी है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 0 हो गई। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये -RT ln को अगर हम यहाँ पे लॉग में कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.303 RT, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे log KE। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा 2.303, ये हमारा सब कुछ जो हमारा ये है, ये तीनों की जो हमारी चीजें यहाँ पे RT log KE, इनका जो यहाँ पे इक्वल है वो हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा 0 के इक्वल आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इनको अलग अलग फैक्टर के अंदर अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसीलिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो हमारा ये वाला पोर्शन हो जाता है, एक हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, और एक हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। 3 पोर्शन के अंदर हम यहाँ पे इसको डिवाइड किया। अब ये हमारा सब किसके इक्वल है, इन तीनों का मल्टीपल हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे ये 3 पोर्शन है उसमें से एक वैल्यू हमारी यहाँ पे जरूर क्या होनी चाहिए, 0। तभी तो इनकी जो मल्टीपल होगी वो हमारे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इनमें से एक चीज तो हमारे यहाँ पे 0 जरूर होनी चाहिए, तभी तो ये 0 के इक्वल आएंगे। तो जो हमारा 2.303 है ये तो हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी एक वैल्यू फिक्स है ही। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आर के लिए बात करें, गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारी यहाँ पे फिक्स होती है। और जो टेम्परेचर की यहाँ पे वैल्यू होती है वो भी हमारी एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, 298 केल्विन। तो ये भी हमारी फिक्स है, ये भी हमारी 0 नहीं हो सकती, ये भी हमारी 0 नहीं हो सकती, ये भी हमारी 0 नहीं हो सकती। तो बचा हमारे पास क्या, जो हमारा यहाँ पे log के ई क्या हुआ है, ये हमारा किसके इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है। और जब ये हमारा 0 के इक्वल अगर आ जाए तो उससे हमारी जो नेट वैल्यू यहाँ पे आएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 ही होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो log के ई क्या की वैल्यू है, log के ई क्या की जो वैल्यू होगी वो हमारे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, log के ई क्या यानी कि जो हमारी log वैल्यू है वो हमारी 0 कब हो सकती है, जब हमारी log 1 की हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा log 1 होता है ना उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब जो के ई है ये हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तभी तो ये हमारा किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। तो यानी कि जो हमारा के ई हो जाएगा, ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा है 1 के इक्वल। यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो के ई की वैल्यू हमारे यहाँ पे किसकी इक्वल आई है, 1 के इक्वल आई है। और के ई हमारा क्या था, ये हमारी रेशो थी किसकी, फ्रुक्टोज डिवाइडेड बाय ग्लूकोज कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर।
तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो जो हमारा जो फ्रुक्टोज डिवाइडेड बाय ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जैसे कि जो फ्रुक्टोज डिवाइडेड बाय ग्लूकोज कंसंट्रेशन है ये हमारा किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इसको ऊपर लेके चले तो ये हमारा किसके इक्वल रहेगा, जो फ्रुक्टोज कंसंट्रेशन है वो हमारी इक्वल हो जाएगी किसके, ग्लूकोज कंसंट्रेशन के। तो अगर हम यहाँ पे इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली यहाँ पे हमारा क्या था, हमारे यहाँ पे जो ग्लूकोज था वो हमारा कितना था, 0.12 मोलर। और इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा फ्रुक्टोज के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों की कंसंट्रेशन हमारी 0.6 मोलर। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो फ्रुक्टोज होगा वो हमारा कितना होगा, 0.6 मोलर। और अगर मैं यहाँ पे इसको माइक्रो मिली मोलर के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 60 मिली मोलर। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया, 60। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।